हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को आज हम पढ़ाएंगे और 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स का ओवरव्यू देके मैं आपको इस चैप्टर में एंटर कराऊंगा। तो सबसे पहला बड़ा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा विद्युत। सबसे पहले मैं टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ। तो टॉपिक्स होगा विद्युत आवेश। आपको विद्युत आवेश पढ़ना होगा। विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ने होंगे। प्रकार में वो क्या होता है, सबसे पहला होता है धनावेश। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, धनावेश कैसे आता है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ऋणावेश कैसे आता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब चार्ज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। ये एक आवेश का गुण होता है क्वांटीकरण, और इससे बोर्ड में हर साल 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। +1 कर लो यहाँ से, क्योंकि +1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक MCQ जरूर मिलेगा। और आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर पॉइंट। तो पांचवा नंबर जो पॉइंट है हमारा कि कूलाम का नियम। इसमें जो कूलाम्स लॉ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम जो है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जान है, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट नियम अगर कोई है तो वो कूलाम का नियम है। छठवां नंबर टॉपिक जो आता है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी स्टडी करेंगे। सातवां नंबर पॉइंट जो आ रहा है हमारा वो हम बात करेंगे अच्छी स्थिति में, एक्सियल पोजीशन पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। तो ये एक हमारी डेरिवेशन हो जाएगी। उसके अलावा हमारी डेरिवेशन ये हो जाएगी, और ये हमारे पास 3 डेरिवेशन होंगी। और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से 100% बनने वाला है। तो अभी तो मैंने सिलेबस ओवरव्यू आपको दिया, और उसके बाद मैं आपको 10वें नंबर टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा और गॉस की प्रमेय भी पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं NCERT बेस्ड पढ़ाऊंगा, यूपी बोर्ड स्पेशल होने वाला है। तो अभी बच्चा जो जल्दी से स्टार्ट करेगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन स्कोर कर पाएगा, क्योंकि मैं विश्वास है मुझे, जितने बार आप देखोगे इस वीडियो को, जितना रिवीजन करोगे उतना आपका डिवीजन अच्छा आएगा। तो आपसे मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आइए, तो वीडियो को मैंने आपको इंडिविजुअली टॉपिक्स बताए कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का कैरी करता है, 8 मार्क्स अपने आप में कैरी करता है यूपी बोर्ड में, मतलब 10% से भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। तो हमें अब धीरे धीरे करके टॉपिक्स को धीरे धीरे शुरू करना होगा। ये पार्ट 1 है। हम इस चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम कहाँ तक पढ़ेंगे, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। पार्ट 1 में हम कूलॉम के नियम तक पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ये 2 डेरिवेशन देखेंगे पार्ट 2 में। उसके अलावा पार्ट 3 में हम ये वाली डेरिवेशन देखेंगे, विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, और गॉस के प्रमेय में कुछ अनुप्रयोग होते हैं उन एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले विद्युत आवेश को पढ़ते हैं और इसके प्रकार को जानते हैं। तब तक के लिए आपको इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश को हम सबसे पहले से समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। विद्युत आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु जो है, जिसके कारण कोई वस्तु, जिसके जिसके कारण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जिसके कारण कोई वस्तु जो है विद्युत क्षेत्र में रखने पर, कोई वस्तु जो है वो विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु को मैंने रखा और वो आकर्षण, मतलब पास आ रही है या फिर दूर जा रही है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करती है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह वस्तु, विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह वस्तु आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। आकर्षित 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 हो रही, मतलब पास आ रही है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती है, मतलब रिपल्स होती है, प्रतिकर्षित होती है
वैद्युत आवेश कहलाता है। प्रतिकर्षित होती है वैद्युत वैद्युत आवेश विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश कहलाता है। बच्चों राइटिंग में ध्यान मत देना, इतनी राइटिंग को ध्यान मत देना, आप मेन कंटेंट देखो कितना बढ़िया दे रहा हूं मैं आपको। तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु से आता है, मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन से आता है। आवेश के बारे में मैं आपको बताऊं तो आवेश क्या था? आवेश सबसे पहले एक एक एक, एक साइंटिस्ट जिनका नाम थेल्स था, थेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की आवेश की। तो उन्होंने एक ऊन का कपड़ा लिया और एक उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली, और छड़, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया और एक छड़ ली, उसको आपस में जब वो रब करने लगे, रगड़ने लगे, तो उस छड़ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो चले गए। इलेक्ट्रॉन्स जाने के कारण वो वस्तु जो थी वो चार्ज हो गई। जब उसको हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या फिर तिनके के पास लेके गए तो आपस में उससे अट्रैक्ट होने लगे, उससे चिपकने लगे। तो ये इससे पता लगा कि कोई वस्तु के अंदर आवेश आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने या इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। और आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु के ऊपर आता है। तो आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, एक मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण कोई वस्तु जो है वो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके तरफ तेजी से आकर्षित होती है, मतलब जाती है, या फिर तेजी से पीछे हटती है, मतलब प्रतिकर्षित होती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आवेश क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी पूछा जाता है। तो मात्रक क्या है? इसका यूनिट क्या है? मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक जो है वो कुलाम होता है। कुलाम। कुलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुलाम होता है। कुलाम क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके अलावा इसका जो कुलाम मात्रक है, उसके अलावा हम आवेश का एक फॉर्मूला भी होता है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर आई इंटू टी। आई इंटू टी। आई क्या है? आई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और टी क्या है? यहाँ पे टाइम है। तो इस बेस पे हम दूसरा इसकी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। आई मतलब आई धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर हम लिखेंगे एम्पियर, ए एम पी, एम्पियर लिखेंगे। और टी मतलब टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी हम लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अगर हम गुलाम लिखें तो गुलाम की जगह हम एम्पियर इंटू सेकंड भी यूज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब आगे इसके बारे में, आवेश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश को मैंने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आवेश का मात्रक मैंने देखा, अब आवेश के गुण पे देखने चलते हैं। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आवेश के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चलते हैं। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश क्या? एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है आवेश का मान जो होता है, आवेश का मान जो होता है वो दिशा पे निर्भर नहीं करता। आवेश को हम सरल बीजगणितीय नियम से जोड़ या घटा सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, बस इतना याद रखना। उसके अलावा क्या है कि विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश का मतलब होता है, एक पे जैसे कि मैंने ले लिया, एक पे है प्लस क्यू चार्ज और एक पे है माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं समान आवेश। तो समान आवेश का मतलब होता है जैसे कि इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको दूर भेजेगा, ये भी इसको दूर भेजेगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर भेजेंगे, एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब हम बात करते हैं समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने बताया ना कि माइनस क्यू समान आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है, सॉरी बच्चों, कि हमारे पास जो चौथा नंबर पॉइंट है वो कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसका क्या मतलब है? तो आवेश का मान जो होता है, जो आवेश में जैसे आवेश किसी वस्तु पे आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से गए लेकिन दूसरी बॉडी में पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन को किसी ने बनाया थोड़ी है, वो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में खुद से चले गए हैं। तो आवेश जो होता है किसी वस्तु में एक मूलभूत गुण होता है, उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचाया जा सकता है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। याद रखना इस चीज को। तो आवेश का मान जो है वो सदैव जो है वो संरक्षित रहता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन आपको मैं बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ आप लोग मेरे को कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं या नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, और जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर को वो तो करेंगे, उसके अलावा मैं आपको कुमार मित्तल की पूरी सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप, आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स पे।
तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। आवेशन की हमारे पास सिर्फ 3 मेथड्स होते हैं, पूरे विज्ञान में हमारे पास सिर्फ 3 मेथड्स होते हैं आवेशित करने को वस्तु को। तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमें चार्ज, बॉडी को चार्ज करना है। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो है घर्षण द्वारा, दूसरा मेथड है प्रेरण द्वारा, तीसरा मेथड जो है वो है चालन द्वारा। अब हम 1 बाई 1 बात करते हैं सब पे। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। तो रगड़ने के द्वारा कर सकते हैं हम कंडक्टेंस, मतलब जब हमने किसी कपड़ा और किसी वस्तु को, किसी कपड़ा और किसी ये मैंने मेरे पास मार्कर है, मार्कर और कपड़े को आपस में जब रब किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुए। मतलब रब करने से, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, मतलब ये एक चालक है, ये एक चालक है, आपस को मैंने इन दोनों को आपस में टच नहीं कराया, फिर भी एक दूसरे से प्रेरित होके, कंडक्टेंस होके, प्रेरित होके इंडक्टेंस होके फिर भी इस पे आवेश आ गया। मतलब प्रेरण के द्वारा आवेश आना, मतलब इसको टच नहीं कराया फिर भी इसके ऊपर आवेश आ गया, तो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा नंबर जो है वो चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ चालकों में संभव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल होती है। जब इसमें से इसको टच कराया जाता है तो दूसरी बॉडी का चार्ज इसमें भी उतना ही चार्ज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो आवेशन की विधियां होती हैं, आवेशन की विधियां होती हैं, याद रखना है सब चीज़ों को। ये टॉपिक्स जो है वो 1 बाई 1 आप नोट करते रहना अपने कॉपी में, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में भी काम आएगा। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरे मेहनत अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में जरूर इस चीज़ को शेयर करना बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए आप इन जो इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं इनको सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइए इन सबका। तो बच्चों अब हम बताएंगे आप लोगों को कि आवेश के क्वांटम प्रकृति के बारे में। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। देखो आवेश जो होता है, ये मान लो आवेश एक गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। आवेश को आधा या पौना या सवा ढाई ऐसे नहीं भेजा सकता। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश को जब हम भेजेंगे तो उसको हम एक मल्टीपल फॉर्म में ही भेज सकते हैं। एक आवेश को हम पूर्ण गुणज के रूप में ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, किससे मल्टीपल में भेजा सकता है, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्यू क्या है, आवेश। आवेश क्या है, किसी वस्तु से आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही भेजा जा सकता है। इसको बोलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। आइए, ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है Q बराबर N इंटू वी, इस पे यूपी बोर्ड में हर साल एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं इस पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, जिसको करके आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। याद रखना इस चीज को। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चूंकि एक आवेश है और आवेश का मात्रक जो होता है वो कुलाम होता है, तो क्या हो जाएगा, कुलाम। इस चीज को आप बेहतरीन ढंग से याद रखना। आशा करते हैं आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस सबको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। तब तक मैं सबको मेट के काम आगे का बढ़ाता हूँ। तो बच्चों अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पढ़ा, जिसमें हमें एक फॉर्मूला मिला, जिसका फॉर्मूला का नाम हमारे पास है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूला मिला था। मैंने बोला था कि यूपी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। ये मैं बिल्कुल आशा करता हूँ उस चीज़ की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर 8 गुलाम आ गया, तो इसका मतलब है कि साफ साफ ये आवेश की वैल्यू हमें दी गई है। मतलब Q की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 8 है, 8 गुलाम दी गई है। तो हमें पूछा गया है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो डेटा हमें दिया गया है उसको एनालिसिस करना है, जो डेटा पूछा गया है मैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन मतलब ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम। क्योंकि ये वैल्यू हमें पता होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन के पेपर में दी हुई होती है, फिर हमें याद होती है। तो हमें ये निकालना होगा, तो हमें क्या कर देना होगा, Q बाई ई कर देना होगा। Q बाई ई कर देंगे तो हमें N निकल जाएगा, क्योंकि ये इसके भाग में जाएगा और ये निकल आएगा। ठीक है, Q की वैल्यू हमें दी गई है 8, ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होती है।
जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो जो पूरा फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। क्योंकि ये एक नंबर निकाला है, तो नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इस चीज को याद रखना। आवेश की यूनिट होती है कूलाम, लेकिन जब कोई संख्या निकालते हैं तो किसी संख्या की यूनिट कोई संख्या का मात्रक नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा हो। अब हम बढ़ते हैं कूलाम के नियम पर। इस चैप्टर की सबसे बड़ी धुरंधर लोगों को मैं समझता हूँ, इस चैप्टर की जान है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम को मैं आपको समझाने वाला हूँ इस स्लाइड के बाद। तो आइए, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या बोलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मतलब हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश ये, एक बिंदु आवेश ये है, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के जो अनुक्रमानुपाती आवेशों का गुणनफल, बल, हम इसमें बल ज्ञात करते हैं। बल क्या होता है? एफ। एफ जो होता है वो समानुपाती होता है Q1 के इंटू Q2 के। एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। बल जो है वो समानुपाती होता है, बल जो होता है समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, तो बच्चों हम बात करते हैं, मैंने बताया आपको कि F समानुपाती Q1 Q2, मतलब जो बल लगेगा आवेशों के बीच में, जो बल लगेगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती एक ही बात होती है, अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब एफ जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि एफ जो है, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जब ये समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो ये सदैव पता होता है कि एक नियतांक आता है। तो एफ जो है, एफ बराबर हो जाएगा के, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। के क्या है? के एक नियतांक होता है। के की वैल्यू जो हमें पता होती है, के की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है। 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, याद रखना। के की वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर क्या हो सकता है? के बराबर हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं के की जगह पे हम। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। तो निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। अभी देखो, बोर्ड में, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन और ट्रेंड में आता है कि कूलाम का नियम तो बहुत पुराना हो चुका है, इसको तो सभी पढ़ लेते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं बताओ। कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब लिमिटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। अब मैं कूलाम के नियम की सीमाएं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है बोर्ड वो हर साल रिपीट क्वेश्चन करके दे। बोर्ड कुछ नए क्वेश्चन भी बनाएगा जो कि ये इस चैनल पे आपको बिल्कुल मिलेंगे। अब देखेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या देखेंगे? सीमाएं मतलब लिमिटेशन देखेंगे, इस नियम की सीमाएं देखेंगे। तो सीमाओं में सबसे पहले क्या सीमा आएगी? ये नियम जो है, कूलाम का नियम जो है, वो बड़े बड़े आवेशों पर लागू नहीं होता है, बिंदु आवेशों पर, छोटे छोटे आकार के आवेशों पर ही लागू होता है। जो कूलाम का नियम जो है वो पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है बिंदु आवेश। क्या है? बिंदु आवेश। ये नियम सिर्फ बिंदु आवेशों पर लगता है। दूसरा नंबर क्या है कि स्थिर आवेशों पर लगता है। तो ये नियम जो होता है वो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। आवेश दो, देखो, आवेश चलने वाला भी हो सकता है और स्थिर वाला भी हो सकता है। तो जो कूलाम का नियम है वो केवल स्थिर आवेशों पर ही होता है। मतलब कोई आवेश है वो गति कर रहा है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा उसमें। कोई आवेश अगर बड़ा है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा उसमें। कूलाम का नियम तभी लग सकता है जब आवेश बिंदु आकार का हो और आवेश जो है वो रुका हुआ हो। अब हम बात करते हैं आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि ये वीडियो 30 मिनट में हो और 30 मिनट में मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बच्चों, मैं आपको सच में दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। और बच्चों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं जिसने किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और बिल्कुल आपका स्कोर मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा, बेहतर स्कोर आता हो तो उससे बेहतरीन स्कोर बनाओ अपना, बिल्कुल आपका स्कोर आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तरफ, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मतलब विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको बिल्कुल हलवा करने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक तरीके का क्षेत्र होता है, जैसे कि ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र बन गया, ये एक क्षेत्र बन गया। तो ये क्या है? जिसमें विद्युत, विद्युत का मतलब आवेश, मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ रख दिया माइनस क्यू चार्ज। तो आवेश जहाँ पे होता है वो अपने आसपास एक घेरा बनाता है। घेरा का मतलब होता है अपना क्षेत्र बनाता है, जिसमें उसका दबदबा होता है। तो मतलब आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव का मतलब उसकी ताकत का अंदाजा लगता है, उसके ताकत का अंदाजा लगता है कि उसकी कितना, उसके अंदर पावर है, कितनी इंटेंसिटी है उसके अंदर, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस क्यू के कारण जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं। और जो माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, माइनस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो अंदर की तरफ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, याद रखना इस चीज को। और जो आवेश है अपने आसपास जो घेरा बना रहा है, अपने आसपास जो सराउंडिंग सर्कल बना रहा है, जिसमें इस किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो एक बल, एक फोर्स फील करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। वही उसका विद्युत क्षेत्र होता है, याद रखना इस चीज को। विद्युत क्षेत्र बहुत आसान सी चीज होती है, बहुत टफ नहीं होती। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बाद। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही देख लेते हैं हम उस चीज को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखा, क्यू नॉट को इसके अंदर जब मैं इसको लाऊंगा तो ये जो आवेश है इसके अंदर, इसका आवेश का एक क्षेत्र है, मतलब इसका दबदबा वाला क्षेत्र है। ऐसे होता नहीं गांव में दबदबा होता है किसी चीज का, तो दबदबा वाला, ये भाई दबदबे वाला है। इसको लाके मैं इसको चेस्ट चार्ज को इसके पास लाया, ये बेचारा कमजोर सा है, इसके पास आएगा ये, तो ये इसके पास एक फोर्स फील करेगा, ये इस पे धक्का मारेगा, फोर्स लगाएगा, हट निकल बाहर से। तो जब इसको बाहर निकालेगा, इसको फोर्स फील कराएगा, तो वो इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी ताकत होगी, इसकी तीव्रता होगी, उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितनी ज्यादा होगी वो उतने धक्का स्पीड से मार पाएगा, जितनी कम होगी तो वो कम धक्का मार पाएगा। सिंपल सी बात है। इसका जो मात्रक, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर क्या होता है? फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स एफ, और अपॉन क्या है? क्यू, क्यू नॉट जो आवेश है, क्यू नॉट। तो क्या है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र हो गया। एफ का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक मैंने पहले ही बता दिया, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो ई बराबर एन अपॉन सी, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बच्चों अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। आज की वीडियो में मुझे लगता है बस इतना ही तक पढ़ाना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव पढ़ा दूंगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा दूंगा। अब जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि विद्युत अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाउ की वैल्यू निकालना। उसके अलावा जब मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा दूंगा, विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा, और विद्युत फ्लक्स के अलावा मैं आपको गाउस की प्रमेय पढ़ा दूंगा, और गाउस के प्रमेय के जो अनुप्रयोग होंगे सारे अनुप्रयोग आपको टिप पे करा के जाऊंगा। 3 वीडियो में कंप्लीट। मतलब मेरा इंटेंशन ये है कि आप जितनी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। देखो जुलाई से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सभी करेंगे वो तो, लेकिन आपको अगर अपने स्कूल में टॉपर बनना है, क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा डिवीजन आएगा आपका, तो निश्चित रूप से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे वाले टॉपिक्स पे मूव करूंगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो टॉपिक आने वाला है ये 5 मार्क्स में आता है। सबसे पहले इसका ये भाई इसका और है, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसके बाद आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो 5 नंबर में इस चैप्टर में से ये गिने चुने टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक्स आप बिल्कुल रट लो, जब आप स्कूल में जाओगे तो टॉपर बन जाओगे, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ इस चीज़ की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक तरीके का सिस्टम होता है, जैसे कि H2O। H2O क्या है? H प्लस होता है, OH माइनस होता है। HCl में H प्लस होता है, Cl में माइनस होता है। ये पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है। तो ये दोनों आवेश हैं, ये 2 आवेश हैं, लेकिन बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो विद्युत आवेश, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं और वो बराबर होते हैं, बराबर प्रकृति के आवेश, बराबर आवेश होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। मतलब आवेशों की प्रकृति जो होगी वो अलग अलग होगी, और उनके बीच की जो दूरी होगी बहुत अल्प होगी, बहुत मिनिमम दूरी पे दिखाई देंगे वो। तो ऐसा समायोजन जो होगा, ऐसा सिस्टम जो होगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। सीधा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, विद्युत द्विध्रुव बताओ क्या होता है, इसका उदाहरण बताओ क्या होता है। तो सीधा आप बिल्कुल दबा के लिख देना, एग्जामिनर के सामने इम्प्रेस कर देना एग्जामिनर को। इसके बाद आपका इसका छोटा भाई या बड़ा भाई बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत आता है, पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है।
तो मैं इसको यहीं पे मेट के आपके सामने आपको बताता हूँ करके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं इसको एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा आपको। मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका जो है वो दूसरों से अलग है। मैं फिजिक्स को हलवा करता हूँ, फिजिक्स को इतनी आसानी से पढ़ाता हूँ बच्चों को, सीधा उनके ब्रेन में फिट हो जाती है फिजिक्स। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें जैसे कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है प्लस क्यू, मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, और एक आवेश है मेरे पास माइनस क्यू आवेश लिया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 12 ले ली मैंने, 12 एज्यूम करके ले ली 12। अब 12 क्यों ली उसका भी कारण है हमारे पास, 12 क्यों ली, 12 दूरी ले ली हमने। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो होगा वो बनेगा, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इन दोनों आवेशों में से किसी आवेश का एक परिमाण लेना है, मतलब इसकी हमें साइन नहीं लेना, साइन किसी का लेना है, परिमाण लेना है। तो दोनों आवेशों मतलब जो निकट स्थित दोनों आवेशों में किसी आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को, उनके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर क्यू इंटू 12 हो जाएगा। क्यू क्या है, कुलाम। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, और यह एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि होती है। ये क्या है, एक सदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा होती है। याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है, लेकिन द्विध्रुव अदिश राशि है, लेकिन ये सदिश राशि है। तो ये क्या है, इसमें इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा। हमने सबसे पहले आवेश को देखा, आवेश के प्रकार देखे, कूलाम का नियम देखा, विद्युत क्षेत्र देखा, वैद्युत द्विध्रुव देखा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा, सब कुछ देखा। अब पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बल आघूर्ण, और जो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, 3 डेरिवेशन कराऊंगा। चौथे पार्ट में जो है वो मैं आपको मेरा मन तो अभी मैं आपको 5 MCQ करा दूं, लेकिन MCQ के लिए मैं एक सेपरेट सेक्शन लेके आऊँगा जिसमें 30 मिनट का वीडियो होगा और कंप्लीट कुमार मित्तल के सारे MCQs में करा दूंगा। तो तीसरे पार्ट में गाउस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स करा के इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा और सेकंड नंबर चैप्टर पे चलूंगा। आप लोग इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका रिजल्ट 95% प्लस आने वाला है। आप निश्चित रूप से आप यूपी बोर्ड में टॉप करने वाले हो, और टॉप की मिठाई जरूर मेरे को खिलाना। थैंक यू।